आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा जो कि इसी टॉपिक पर था। आज का जो लेक्चर है वो मैं वही कंटिन्यू करने वाली हूँ, पोर्टफोलियो चैप्टर। और अब तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज एक बारी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पे मैंने छोड़ा था अपना कोवेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था कोवेरिएंस में स्टार्ट करूंगी। कोवेरिएंस का मैंने क्या बोला था? कोवेरिएंस था हमारा क्या बोलते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन द टू सिक्योरिटीज। ठीक है, हमें देखना था इंटरएक्टिव रिस्क उनका क्या है। ठीक है, मैंने यही चीज बोली थी ना, इंटरएक्टिव रिस्क क्या है, तो उसे कैलकुलेट हम करते कैसे हैं। पोर्टफोलियो रिस्क का पूरा फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था, बट उसमें ये रह गया था कि कोवेरिएंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो अभी इस वाले में देखते हैं कि कोवेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कोवेरिएंस का। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं होंगी। क्लियर है? अगर हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट ये वाला करेंगे, और अगर हमें प्रोबेबिलिटीज या आप बोल सकते हो हमें प्रोपोर्शन भी गिवन है कि इतना प्रोपोर्शन इसमें इन्वेस्ट किया गया है, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला नहीं होगा। उस केस में क्या फॉर्मूला होगा वो अभी मैं इसके बाद बताऊंगी, पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न फॉर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हमारे 4 साल के रेट ऑफ रिटर्न दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स, और ये रेट ऑफ रिटर्न किसका है, सिक्योरिटी वाई का, हमें दिया हुआ है 4 साल के। अब इस केस में क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न हमारे ये हो गए सारे, और ये क्या है, ये मीन है, रेट ऑफ रिटर्न्स का मीन है। ठीक है, तो मीन हम निकाल सकते हैं। इसका क्या बोलते हैं, कितना आया टोटल, टोटल इज आर 56 में यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं उसका टोटल, टोटल कितना है, 17 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 8, दैट इज 48। ठीक है, 48 आ गया हमारा, डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं अगर मेरे को इसका मीन निकालना है। आर वाई मेरा कैसे निकलेगा, आर वाई निकलेगा 48 बाय 4, ठीक है, विच इज 12। और यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं मीन ऑफ एक्स। ठीक है, 56 बाय 4 विच इज व्हाट 14। अब इसी हिसाब से हम इसकी सारी वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हैं। 14 है तो दिस माइनस दिस, तो -4 आ गया, यहाँ पे ये -2 आ गया, यहाँ पे ये कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे ये 4 आ गया। अगेन यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 12 हमारा आया हुआ है तो 12 के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12, तो ये 5 आ गया, तो यहाँ पे 1, देन -2, देन 4, -4। अब क्या करना है, हमें करना है ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो पूरी लाइन है और ये वाली जो पूरी लाइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। -20, -2, -4 एंड -16। अब इसमें यहाँ पे फॉर्मूले में क्या बोला था, फॉर्मूले में बोला था दोनों का मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें ऐड करना है इसे। ठीक है, ऐड करना था, सम करना था, तो इसका सम कर लो। सम करके कितना आ रहा है, -42 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 क्यों आया, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 है, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा, -10.5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा कोवेरिएंस। तो अब समझने वाली चीज ये है, पोर्टफोलियो रिस्क में हमारा किस किस चीज पे हमारा ये डिपेंड करता है। हमारा डिपेंड करता है हमारे रेट ऑफ रिटर्न पे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हो आप, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे हमारा डिपेंड करता है हमारे इंडिविजुअल रिस्क पर, जो सिक्योरिटीज का इंडिविजुअल रिस्क है उस पर डिपेंड करता है, उनका कंबाइंड रिस्क, ठीक है, इंटरएक्टिव रिस्क क्या है उस पर डिपेंड करता है, और कितना प्रपोर्शन ऑफ फंड्स आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज पर डिपेंड करता है। तो ये चारों चीज पे हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क डिपेंड करता है। ठीक है, और ये मैंने पूरा इसमें बता दिया है। अब इसे हम किस तरीके से हमें पता चलेगा कि माइनस, प्लस और जीरो, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा
कि मेरा यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कोवेरिएंस की जो वैल्यू है, कोवेरिएंस की वैल्यू मेरी नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव में आ रही है, इसका क्या मतलब होता है, अगर यहीं पे ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव में होती तो उसका क्या मतलब है, और बाय चांस अगर ये नियर टू जीरो होती तो उसका क्या मतलब है। इसमें मैंने क्या कोवेरिएंस का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था, ये इंटरैक्टिव रिस्क होता है बिटवीन टू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी 1 एंड सिक्योरिटी 2 के बीच में इंटरैक्टिव रिस्क। अगर ये पॉजिटिव आता है, यहाँ पे मैं इसे क्लीन कर रही हूँ बोर्ड को, एक बार ही देख लो अगर जो भी लिखना हो, बाकी इसे मैं क्या बोलते हैं क्लीन करके यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे अगर सपोज करो मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव के केस में क्या है, अगर मेरा कोवेरिएंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, अगर मेरा पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, मेरा पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन द टू सिक्योरिटीज, ठीक है, दो सिक्योरिटी के रिस्क में मेरा पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब एक का अगर रिस्क बढ़ेगा तो दूसरे का भी रिस्क बढ़ेगा, अगर एक का रिस्क कम होगा तो दूसरे का भी कम होगा, इसका मतलब ये होता है कोवेरिएंस पॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज। अगर मेरा नेगेटिव है मतलब एक का अगर कम होगा तो दूसरे का मेरा बढ़ेगा, और जीरो है तो वो क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज है। इंडिपेंडेंट मतलब उन दोनों के रिस्क में कोई भी रिलेशन नहीं है, इंटरैक्टिव रिस्क उनके केस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर एक का रिस्क बढ़ेगा दूसरी सिक्योरिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एक का रिस्क कम होगा तो दूसरी पे कोई असर नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना कि कोवेरिएंस क्या होता है, पॉजिटिव है तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, दोनों एक का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में भी होगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा, नेगेटिव एक में कम होगा तो दूसरे में बढ़ेगा, जीरो इंडिपेंडेंट है दोनों। ये वाला था ना मेरा क्या बोलते हैं ये कोवेरिएंस वाला, कोवेरिएंस का मैंने आपको अभी बोला था कि क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला ना, तो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको वेट्स गिवन हो, टोटल क्या बोलते हैं जैसे टोटल फंड्स आपके पास अवेलेबल है उनमें से कितना प्रोपोर्शन आपने करा है, तो उस हिसाब से आप क्या निकालते हो, आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वगैरह निकालते हो ना। तो ये क्या था ERX, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम वाई, जो कि मैंने अभी क्या बोलते हैं लास्ट लेक्चर में ही इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करने हैं। ये क्या, ये तो नॉर्मल रेट दिए हुए हैं, जो भी आपको क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न दिया हो वही यहाँ पे डालना है, ठीक है। इन दोनों का अभी जो जैसे अभी पिछला वाला फॉर्मूला कराया था बिल्कुल उसी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो ये तो आप वैल्यूज डाल के पूरा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं ये कोवेरिएंस। अच्छा कोवेरिएंस का यार मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी ये चीज बोली थी कि कोवेरिएंस एक एब्सोल्यूट मेजर मुझे बता देता है, अगर नेगेटिव में कुछ चीज आ रही है पॉजिटिव में आ रही है, बस उससे मेरे को देख के क्या पता चल जाएगा कि भाई डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, नेगेटिव है तो एक कम होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। तो इस टाइप से मुझे सिर्फ इतना पता चल जाता है कि ठीक है भाई इतना मेरे को पता चल गया कि नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, पॉजिटिव है तो क्या है। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे डिग्री चाहिए, कितना ज्यादा उनके बीच में रिलेशन है, आई वॉन्ट द डिग्री। तो उस केस में क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये क्या था, कोवेरिएंस क्या था, एब्सोल्यूट मेजर, ये है रिलेटिव मेजर जो कि मेरे को डिग्री और डायरेक्शन दोनों बताएगा, ठीक है। ये क्या बताता है, टेल्स अस द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स मतलब टू सिक्योरिटीज, उनके बीच का क्या है, कितना डिग्री और क्या बोलते हैं डायरेक्शन का रिलेशनशिप इतना क्या है वो हमें बताएंगे, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है कोरिलेशन क्या बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट से। एक और चीज इसमें है कि हमारा क्या बोलते हैं जब मैं कोवेरिएंस लेके चलती हूँ, कोवेरिएंस से मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। कंपेयर क्यों नहीं कर सकती हूँ, वही हमारी वाली चीज जो मैंने रिस्क एंड रिटर्न में आप लोगों को बताई थी कि अगर मेरा रिटर्न सेम होता तो मैं उसके बेसिस पे बोल दूं कि रिस्क मेरा जिसमें भी ज्यादा है तो उसे मैं नहीं लूंगी, जिसका कम है वो मैं ले लूंगी। बट अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है सेम वाली चीज यहीं पे आएगी, अगर मेरा क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है और रिस्क भी मेरा अलग है, मैं कैसे डिसीजन दे सकती हूँ। वहां पे मैंने क्या निकाला था, वहां पे भी मैंने कोरिलेशन लिया था ना उस चीज का,
तो यहाँ पे भी सेम चीज मेरे को करनी, कोफिशिएंट मैंने वहां पे लिया था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मैंने वहां पे लिया था रिस्क ऑफ रिटर्न वाले चैप्टर में। सेम चीज मैं यहाँ पर कर रही हूँ, कोरिलेशन कोफिशिएंट मुझे निकालना पड़ेगा, जो भी उनके बीच का रिलेशन है उसका कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा ताकि मुझे डिग्री और डायरेक्शन मिल जाए। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस इज इक्वल टू कोफिशिएंट कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 1 रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 2, मतलब एक्स और वाई सिक्योरिटीज है उनका। तो ये हो गया कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला। अब इसकी रेंज क्या होती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज होती है -1 से 1 तक। क्लियर है, -1 से 1 तक इसकी रेंज होती है, मतलब ये -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तीनों केसेस हो सकते हैं। अगर क्या बोलते हैं +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होता है उसके बीच में, नेगेटिव है -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन होता है, 0 है तो क्या बोलते हैं कोई उसमें कोरिलेशन होता ही नहीं है। तो वो तीनों केसेस अभी करने वाली हूँ मैं डिस्कस, क्या बोलते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिसमें हमारा -1 1 और 0 आता है वाला कर रहे थे ना। पॉजिटिव मैंने आपको बोला था कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर हमारा क्या बोलते हैं 1 होगा तो उस केस में हमारा इसका किस तरीके से असर पड़ेगा वो चीज देखनी है, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह का भी सारा मैं देखती हूँ। ठीक है, परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कोवेरिएंस के केस में, अगर क्या बोलते हैं पॉजिटिव 1 होगा तो उस केस में क्या है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और नेगेटिव के केस में क्या था एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, 0 है तो क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट है। अब इस केस में क्या होगा, अगर 1 है तो मतलब परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब क्या है, अगर मेरी दो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2, ठीक है, अगर मेरी सिक्योरिटी का जो रिस्क है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका रिस्क बड़ा है, सपोज करो उसका रिस्क 10% से बड़ा है, इसका रिस्क भी 10% से बढ़ेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब होता है कि इसका अगर जिस अमाउंट से मेरा रिस्क बढ़ा है, जिस डिग्री से मेरा रिस्क बढ़ा है उतने से ही दूसरे का भी बढ़ेगा रिस्क, उतने ही सेम अमाउंट से। ठीक है, अब इसका इफेक्ट हमारे ये पूरा जो हमने पोर्टफोलियो रिस्क निकाला था उस पे क्या पड़ता है कि बाय चांस अगर हमारा 1 है तो उस केस में हमारा ये पोर्टफोलियो रिस्क का क्या होता है। मैंने यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला ये पहले भी अभी पिछले लेक्चर में कराया था कि हमारा पोर्टफोलियो रिस्क हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने कोवेरिएंस लिखा था, ठीक है, याद हो तो। अगर क्या बोलते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था कोवेरिएंस क्या बोलते हैं 1 और 2, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या बोलते हैं बिटवीन सिक्योरिटी 1 एंड 2 इनटू जो रिस्क है सिक्योरिटी 1 और 2 का। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, ठीक है, कोफिशिएंट इज इक्वल टू R12 क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। यही चीज मैंने बोली थी ना, इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने ये वाली चीज उठा के कोवेरिएंस की जगह ये लिख दिया। क्या करा है मैंने, सिर्फ वही चीज डाली तो है उसकी। अब इस केस में क्या करेंगे, अगर मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है तो इस केस में मैं डाल के देखती हूँ। इसके केस में मैंने जब इसे 1 कर दिया तो 1 करने की वजह से मेरे पास जो आया, मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये मेरी इक्वेशन बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी मेरी इक्वेशन बन रही है। अगर इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है, इस पूरे को अगर देखा जाए तो ये वही इक्वेशन बन रही है। तो मेरा क्या निकल के आएगा, मेरा ये निकल के आएगा, और यहाँ पे क्या करा है मैंने स्क्वायर को काट दिया है, ठीक है। तो फाइनल मेरी जो इक्वेशन आएगी, फाइनल इक्वेशन मेरी ये आएगी अगर मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके देखना है सिर्फ यहाँ पे को क्या बोलते हैं, हमारा क्या आ गया, हमारी फाइनल इक्वेशन ये आई है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल को जल्दी से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मतलब सिक्योरिटी क्या बोलते हैं रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 1 कितना है 50, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 2 है 30, उसके बाद है हमारा proportion of fund invested in security 1 is
0.4, मतलब 40% हमने इन्वेस्ट करा है। सिक्योरिटी 2 में 60% इन्वेस्ट करा है और कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, तो अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट जब हमने 1 डाला तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन आई। ठीक है, तो अब इसमें फाइनल हम अपना डाल देते हैं 0.4 इंटू हमारा कितना है ये 50 प्लस उसके बाद 0.6 इंटू 30, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा 38। क्लियर है? हमारा पोर्टफोलियो रिस्क मेरा कितना हो गया, पोर्टफोलियो रिस्क हो गया 38। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे मेरा जो इंडिविजुअल रिस्क जरा देखो। सिक्योरिटी 1 का मेरा इंडिविजुअल रिस्क था 50, सिक्योरिटी 2 का इंडिविजुअल रिस्क था मेरा 30 और मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है 38। दोनों के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरा इस केस में मेरा डाइवर्सिफिकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा वो मैं आगे वाले जब केसेस डिस्कस करूंगी ना अपने आप समझ आ जाएगा। क्यों? और इसे मैं सीधा सीधा बोल सकती हूँ कि जब मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है तो मैं सिर्फ एवरेजिंग कर रही हूँ, एवरेजिंग ऑफ रिस्क कर रही हूँ। अगर ध्यान से देखो तो मैंने एवरेज ही करा है रिस्क का, एवरेजिंग ऑफ रिस्क करती हूँ अगर मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और ये चीज याद रखना कि अगर मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है तो हमेशा जो दो सिक्योरिटी का रिस्क है, इंडिविजुअल रिस्क है, उसी के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि एवरेजिंग ही तो कर रही हूँ, तो इस वजह से इसके बीच में हमेशा लाई करेगा। 30 और 50 है, 30 to 50 के बीच में लाई करेगा। कुछ भी लेके देख लेना यहाँ पे, अगर प्रपोर्शन चेंज करके देख लेना, मेन तो प्रपोर्शन का ही फर्क पड़ेगा ना, तो प्रपोर्शन चेंज करके देख लेना, उसके बीच में ही लाई करेगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा जल्दी से लेती हूँ। अगर मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 होता है, ठीक है, अगर ये मेरा होता है -1 होता है तो मतलब क्या हुआ, परफेक्टली नेगेटिवली रिलेटेड, कोरिलेटेड, नेगेटिवली परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में होगा ये जो R12 है, -1 लिखा हुआ है ना ये, तो इसे -1 ले लो। -1 हो गया तो यहाँ पे ये चेंज आएगा बस कि ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व करके देख लेना, यही चीज आएगी। मैंने तो ये लिखा हुआ है एज इट इज, तो उसी में मैं कर रही हूँ। यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो मेरी फाइनल जो इक्वेशन आएगी, फाइनल इक्वेशन मेरी ये आएगी। बस इतना सा असर पड़ा है अगर मेरा -1 होता है। अब सेम वैल्यूज मैं इसमें डाल के देखती हूँ, सेम वैल्यूज डालने से मेरा क्या फर्क आ रहा है। वही वेट कितना है 0.4 इंटू 50 माइनस कितना है ये 0.6 इंटू 30, तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 2। पिछले केस में क्या आया था, जब मेरा +1 था 38 आया था मेरा रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। इस केस में कितना आया है 2 आया है। फायदेमंद है या नहीं है? और दूसरा परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा 10% से डिक्रीज हुआ है तो ये भी 10% से ही डिक्रीज होगा, सेम डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया ये चीज। यहाँ पे अगर मेरा ये 10% डिक्रीज हुआ है तो ये 10% से इंक्रीज होगा। मतलब डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन मेरी रहेगी ऑपोजिट। पॉजिटिव का मतलब होता है सेम डायरेक्शन और नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी तो हमारा सबसे बढ़िया काम है। अगर किसी सिक्योरिटी का मेरा कम हो रहा है तो दूसरी सिक्योरिटी का बढ़ भी तो रहा है, तो सही बात है, अच्छी बात है ये इस केस में। ठीक है, तो इसी को मैं लेते हुए अगर मैं इसका बाय चांस तुम्हें पता है इसके थ्रू ना मैं रिस्क को 0 भी कर सकती हूँ। -1 जब होता है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड जब होता है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को 0 भी कर सकती हूँ। अभी तक कितना आया था 2 आया था, अब मैं इसे 0 करने की कोशिश करती हूँ। इंडिविजुअल रिस्क को मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, छेड़ना ही नहीं है उसे। मैं क्या करूंगी, जो मैंने जितनी प्रोपोर्शन में मैंने फंड इन्वेस्ट करा है उसे चेंज कर दूंगी, उसकी वैल्यूज को चेंज करके, चलो मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, कितनी करनी है 0.375 लो एंड 0.625 लो।
ठीक है, इतनी वैल्यू मैंने चेंज करी, अब देखते हैं क्या असर पड़ेगा। 0 आएगा अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डालूं, 0 सॉरी यहाँ पे अगर मैं डालूं 0.375 इंटू 50 प्लस 0.625 इंटू 30, ठीक है, इसे सॉल्व करके देखोगे 0 आंसर आएगा, मतलब मैंने अपना 0 कर दिया यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो रिस्क। मतलब जब मेरा -1 होता है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है, मैं अपने पूरे टोटल पोर्टफोलियो रिस्क को 0 कर सकती हूँ। और वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, क्या बोलते हैं, वो डिपेंड करता है द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल फंड्स आई एम इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल सिक्योरिटी। अगर मैं प्रोपोर्शन चेंज कर दूं तो मैं 0 कर लूंगी, इसके केस में, सिर्फ इसके केस में मेरा 0 होगा, ठीक है। तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन का सबसे ज्यादा बढ़िया इफेक्ट जो मेरे को मिलेगा वो -1, जब मेरा -1 होगा उसके केस में मिलेगा। +1 के केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम डाइवर्सिफिकेशन करो या ना करो। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस है जब मेरा ये कोरिलेटेड ही नहीं है, टेक इट एज 0, अनकोरिलेटेड, इसे अनकोरिलेटेड ले लो, इसे 0 ले लो। अगर मैं इसे 0 लेती हूं तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा सिर्फ ये, सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सिर्फ यही बचेगा, ये वाली क्या बोलता है, ये वाली इक्वेशन मेरे पास बचेगी। और इसी इक्वेशन के थ्रू मेरे को अपना आगे सॉल्व करना होगा। आगे चलो सॉल्व करके देखते हैं। यही वाला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, इसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। बस क्या करना है, वैल्यूज डालनी है। तो वैल्यूज डाल के देखती हूँ कितना आंसर आता है। कितना था, रूट में था ना, रूट में कितना है ये यहाँ पे मैंने पुरानी वैल्यूज ली है जो स्टार्टिंग से क्वेश्चन था। ये तो प्रोपोर्शन चेंज करा था ना मैंने यहाँ पे, 0.4 0.6, तो कितना था, 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 50 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या था 0.6 का होल स्क्वायर इंटू 30 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करके देखोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26.91। अब यहाँ पे एक चीज समझ आ रही हो तुम्हें, तो क्या बोलते हैं, जब मैंने तुम्हें बोला था +1 है तो +1 के बीच में कितना आ रहा था, +1 के केस में मेरा आ रहा था 38, मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था। नेगेटिव मैंने कर दिया तो नेगेटिव के केस में क्या हुआ, मेरा इनसे बहुत ज्यादा कम हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। और इसके केस में क्या हुआ, जब हमारे इनके बीच का कोरिलेशन 0 है, मतलब इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन ही नहीं है दो सिक्योरिटीज के बीच में, तो उस केस में मेरा क्या है, जो दोनों सिंगल सिक्योरिटीज का रिस्क था उससे कम आया है। तो दैट मीन्स डाइवर्सिफिकेशन इस केस में भी मेरा काम आएगा। डाइवर्सिफिकेशन मैंने क्या बोला था कि आपने 5-6 सिक्योरिटीज ले ली, एक बकेट में आप क्या, एक बास्केट में आप लोग डालते जा रहे हो सिक्योरिटीज को, अलग अलग को क्यों डालते जा रहे हो, इस तरीके से आपको उसका बनाना है, क्या बोलते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाना है कि आपका टोटल रिस्क डिक्रीज हो, ठीक है। तो हमने देख लिया अगर मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन है उन सिक्योरिटीज के बीच में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा डाइवर्सिफिकेशन फेल हो जाएगा। उस केस में डाइवर्सिफिकेशन का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, फॉर एग्जांपल 0.4 है, 0.6 आ रहा है मेरा कोरिलेशन, उस केस में क्या होगा, थोड़ा बहुत मुझे डाइवर्सिफिकेशन का फर्क मिल रहा है, ज्यादा नहीं। अगर मेरा 0 हो जाता है, मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर मेरा 0 हो जाता है, तो उस केस में मेरे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का जो रिस्क आया है उससे मेरा कंपैरेटिवली कम आएगा, ठीक है, उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम आएगा। और अगर मेरा माइनस में ही चला जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा -0.4 होता है, ये -0.4 होता तो मेरा काफी नीचे होता, ठीक है, मेरा सपोज करो ऐसा आ जाता, मेरा -10 आ जाता है, ऐसे कुछ आ जाता। अब इस केस में क्या है, अगर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 हो जाता है तो आपने देख लिया मैं अपने पूरे रिस्क को एलिमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरा क्या बोलते हैं, एक का रिस्क हाई हो रहा है, दूसरे का रिस्क कम हो रहा है, तो वो अच्छी बात है ना। तो इसी उससे मैं पूरा का पूरा अपना रिस्क एलिमिनेट कर सकती हूँ अगर मेरा -1 हो।
ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, बहुत बार ना ये क्वेश्चन आता है कोवेरियंस और कोरिलेशन, ठीक है। कोवेरियंस के केस में ये बोला जाता है कि कोवेरियंस से जो मुझे आंसर मिल रहा है वही सेम आंसर मुझे कोरिलेशन निकालने से भी मिल रहा है, ये चीज सेम होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा ये सेम दिखेगा कि कोवेरियंस से जो मेरे को आंसर मिल रहा है वही कोफिशिएंट से भी मेरे को आंसर मिलेगा कि इस वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो, फाइनल आंसर जो होगा। तो इसमें बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम एक फिर क्या बोलते हैं, जब कोवेरियंस से आंसर सही आ रहा है तो फिर हम क्या बोलते हैं, उसे क्यों निकाले, कोफिशिएंट वाले को क्यों निकाले, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर कंपैरिजन तुम्हें सही मायने में करना है तो कंपैरिजन के लिए वही होगा, क्योंकि कोवेरियंस तुम्हें क्या दे रहा है, एब्सोल्यूट मेजर दे रहा है, ठीक है। तुम्हें ये नहीं बता रहा है कितना डिग्री का है उनके बीच में रिलेशन, कितनी डिग्री का है। कोवेरियंस तुम्हें डिग्री और डायरेक्शन दोनों बताता है, वो सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन बता रहा था। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ज्यादातर हमेशा हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के हिसाब से ही आंसर देते हैं। दैट्स इट। इसके बाद क्या बोलते हैं, हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा CAPM मॉडल हो गया या मार्कोविज मॉडल वगैरह हो गए। वो 2-3 चीजें हमारी बची हुई हैं इसके बाद। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका वीडियो भी देखना। और आज का जितना भी मैंने अभी दिखाया है लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। पोर्टफोलियो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा प्रैक्टिकल का, ठीक है। और हाँ, मेरे क्या बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी मतलब इसमें प्रॉब्लम आए वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख के दे सकते हो, या इंस्टाग्राम पे जो मैंने पेज है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहां पे भी आप मैसेज करके मेरे को बता सकते हो कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई है या कुछ समझ ना आया।